नमस्कार साथियों। मैं आदित्य देव, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलियाँ। आज की इस कक्षा में हम पृथ्वी के भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी के कई सारे बदलते हुए परिदृश्य, जिसको पृथ्वी पर एक संकट के रूप में देखा जा रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आपने पिछले कुछ दिनों में अखबार अगर पढ़ा हो अच्छे ढंग से, तो एक खबर आई थी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में जो जंगलों में आग लगी हुई है, यानी कि अमेजन के जंगल जो जल गए काफ़ी लाख एकड़ के क्षेत्र से, या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल बुरी तरह से, जो जंगली जानवर और वहाँ के जो फॉरेस्ट थे, वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी थी। और अभी हाल ही में उत्तरी कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में भी जो आग लगी हुई है जंगलों में, तो हम देख सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगह पर जो बड़ा वन क्षेत्र है, बड़े कई सारे जंगल हैं, वो आग में जलकर नष्ट हो रहे हैं। और पृथ्वी के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जिससे हमारे सैटेलाइट, हमारा संचार क्षेत्र, ये सब प्रभावित होता है, वो सारा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसके साथ ही पृथ्वी का जो औसत वैश्विक तापमान है, वो भी लगभग 1.5% बढ़ चुका है। एक और आंकड़ा अभी कुछ सामने आया था कि अंटार्कटिक क्षेत्र, जो सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पे भी औसत तापमान पिछले वर्ष 28 डिग्री सेल्सियस रहा। 28 डिग्री सेल्सियस एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसके नतीजों के रूप में हमें देखने को मिलता है कि कई सारी जगह समुद्र जल का ऊपर उठना, पिछले कुछ दिनों से आपने अगर सुना हो तो समुद्री द्वीपों के देश वो काफ़ी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमारे अस्तित्व को लेकर क्या होगा। यानी जो देश जैसे मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, यहाँ के जो देश, तो उनका ये कहना है कि क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पिघल के वो समुद्र में आ रहे हैं, तो समुद्र में आने के बाद समुद्री जल ऊपर उठेगा और जो द्वीप वहाँ पर अपना काफ़ी सारी जनसंख्या को लेकर वो रह रहे हैं, तो वो जलमग्न हो जाएंगे, तो उनके लिए रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरह से पृथ्वी पर एक बड़े संकट का इंतज़ार हो रहा है, या यूँ करें कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे कोई बड़ा संकट आने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये संकट आया कैसे, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या ये एक दिन की घटना है? क्या ये बड़ी लंबे समय से होने वाला नुकसान है? तो हम अगर वैश्विक सम्मेलनों का इतिहास देखें, तो कई सारी जगह जो ग्लोबल समिट होते हैं, उसमें आपने अगर किसी के बारे में पढ़ा हो तो जैसे पेरिस संधि काफ़ी पॉपुलर है, पेरिस ट्रीटी जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक हर सम्मेलन में कई सारे विकसित देश मिलकर एक प्रस्ताव पास करते हैं कि हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कुछ सीमा तक कम करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारी जीडीपी हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देती है। तो क्योंकि हम मात्रात्मक विकास के पीछे इस गति से दौड़ रहे हैं कि हमने पृथ्वी पर होने वाला गुणात्मक ह्रास नज़र नहीं आ रहा है। और ये सब हम अपनी निजी पर्सनल डे टू डे लाइफ में भी हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे जीवन में दिनचर्या में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें किस तरह से पृथ्वी विरोधी बनने की शक्ल लेती जा रही है। जैसे प्लास्टिक एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति के स्तर पर हम लें तो प्लास्टिक ने लकड़ी को रिप्लेस कर दिया, प्लास्टिक ने लोहे को रिप्लेस कर दिया, प्लास्टिक ने रबर को रिप्लेस कर दिया, इवन स्टील और ऐसे जो बर्तन थे वो भी प्लास्टिक के आने लग गए। तो और प्लास्टिक ऐसा तत्व है जो पृथ्वी पर आसानी से नष्ट नहीं होता, 1000 साल लगते हैं। ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे अगर गाड़ें, जलाएं या समुद्र में फेंक दें तो वो वहाँ रहता है और पर्यावरण के खिलाफ जहरीले तत्व के रूप में काम करता है।
तो एक तो निजी स्तर पर हम व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एक अपने देश के स्तर पर, यानी जो सरकारें हैं हमारी, वो सरकारें अपने विकास को किस तरफ ले जा रही हैं। तो ऐसा भी एक खबर आई थी, ऐसा भी सुनने में आया था कि ब्राज़ील के जंगलों में जो आग लगी थी, तो बड़े विशाल अमेजन जंगल, जो पृथ्वी का एक तरह से बहुत पृथ्वी पर बहुत उपकार करने वाला जंगल था, बहुत विशालकाय जंगल था, और उन जंगलों को ऐसा एक खबर आई थी कि उसको ज़मीन के लिए नष्ट कर दिया गया ब्राज़ील की सरकार द्वारा। ब्राज़ील की सरकार ने उतने प्रयास नहीं किए उसको बुझाने के लिए। और फिर ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिनों बाद आग लग गई और वहाँ के जंगल भी साफ़ हो गए। अब उत्तरी कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, वहाँ के जंगल भी साफ़ हो रहे हैं। तो पिछले वीडियोज़ में हमने जो पढ़ा था कि मानव और पृथ्वी के बीच में एक संबंध है, तो हम संबंध कभी भी एक तरफा नहीं होता है, संबंध दो तरफा होते हैं। और मानव जिस तरह से पृथ्वी को कह सकते हैं एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसमें संबंध कितने दिनों तक आगे बना रहेगा, ये एक चिंता वाली स्थिति है। तो मैं आशा करूँगा कि आप संवेदनशील नज़रिए से एक बार ऐसी खबरों को पढ़ें, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली जो अखबार में या हमें सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में जो ऐसी खबरें आती है जिससे हम ऐसे चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं। तो पिछले साल ग्रेटा थनबर्ग का अच्छा एक खबर आई थी कि उन्होंने किस तरह से यूएनओ में संबोधित किया और किस तरह से पहले मूवमेंट चलाया जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, और वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो एक संवेदनशीलता हम में ज़रूरी है धरती के प्रति, कि हम धरती को किस तरह से अपने व्यक्तिगत स्तर पे या सरकारी व्यवस्था के स्तर पे, दोनों स्तरों पे ऐसी नीतियाँ बनाएं या ऐसी जीवन शैली बनाएं कि धरती को कम से कम नुकसान हो। और इसके साथ ही अपना जो इंटर रिलेशनशिप है, जो अंतर संबंध है मानव और पृथ्वी का, तो अनंत काल तक चलता रहे, ये संबंध कभी ख़त्म ना होने वाला है। तो इस मामले में कई सारे जलवायु के जो अवेयर संगठन हैं वो काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। एक और अच्छी खबर सुनने में आई थी कि मॉरिशस में एक राष्ट्रपति जो थे उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, और मॉरिशस एक ऐसा द्वीपीय देश है जो ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ते हुए समुद्र जल स्तर से खतरे में आने वाला देश है। तो उन राष्ट्रपति ने जो चिंता जाहिर की, उसमें जो मीटिंग उन्होंने रखी वो अंडर द वाटर मीटिंग रखी थी, यानी कि समुद्र तल के भीतर मीटिंग रखी एक जगह बनाकर, कि सभी आसपास के समूहों के प्रतिनिधियों को, देशों के प्रतिनिधियों को ये महसूस हो कि हम आने वाले समय में धरती का जब ये हाल करेंगे तो हम किस तरह से ज़िंदा रह पाएंगे। तो पृथ्वी के मतलब जल के भीतर कैसा लगता है, ऐसा देखने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो और एक खबर आई थी कि एक बार कोई सम्मेलन था, तो वो सम्मेलन उन्होंने कोई अमेरिका के किसी नेता ने सम्मेलन दक्षिणी अमेरिका की आदिवासी इलाकों के जंगलों में आदिवासियों की झोंपड़ी में वो सम्मेलन रखा कि हम किस तरह से आदिवासी जनजातियों को भी बचा सकते हैं, और वहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जनजाति सबको साथ में लेते हुए अपना विकास कर सकते हैं। तो विकास के कुछ मायने, कुछ परिभाषाएं हमें फिर से समझनी होंगी, और बहुत जल्दी हमें निकट भविष्य में तय करना होगा कि हम किस तरह से अपनी नीतियों को बनाते हैं। और हमारी नीतियों में अभी एक नया चलन चला है, जैसे हम जो डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, उस डेवलपमेंट इंडेक्स में पर्यावरण का जो ह्रास हम करते हैं उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है। यानी सपोज़ कीजिए आपने अपनी जीडीपी में 100 रुपये की वृद्धि करी, और 100 रुपये की वृद्धि में आपने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया उसका भी एक एप्रिसिएशन किया जाता है कि आपने 40 रुपये का पर्यावरण नष्ट किया, तो आपकी वृद्धि 60 मानी जाएगी। ऐसा एक नया चलन चलाया जा रहा है। पर क्या ये पर्याप्त है? क्या इससे हमारी विकास की दिशा तय होगी? ऐसा हमें सोचने की ज़रूरत है। तो कुछ मायनों में भारत सरकार अच्छे कदम उठा रही है,
हमने स्वच्छता को लेकर अच्छा कदम उठाया, पर ये भी एक प्रश्न है कि हम जितना भी प्लास्टिक या जितना भी कचरा हम ले जा रहे हैं, यानी वो डाल कहाँ रहे हैं, हम कचरे की जगह शिफ्ट कर रहे हैं। हमने अपने घर का कचरा उठा के डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया, या डंपिंग ग्राउंड का उठा के शहर के बाहर डाल दिया, या शहर का उठा के समुद्र के पास डाल दिया। पर कचरे की जगह शिफ्ट करने से स्वच्छता नहीं आएगी, क्योंकि कचरा रहने वाला तो इस धरती पर ही है। या फिर आकाश में भी छोड़ देंगे हम, जैसे कई सारे विकसित देश अपना कचरा जितना भी ई कचरा जिसको बोलते हैं ई वेस्ट, तो वो वेस्ट का एक बड़ा सा गुब्बारा बना के और आकाश में छोड़ दिया जाता है ताकि वो वापस धरती पे ना आए। पर वो आकाश भी है तो हमारे ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। धरती, समुद्र, ये सब हमारे ही से जुड़े हुए हैं, सबसे संबंध है। तो इसका मतलब हम कचरे को किस तरह से डिस्पोज करने की एक टेक्निक डेवलप करें। हमने इतना प्रौद्योगिकी बनाई है, इतनी सारी टेक्निक डेवलप की है, तो हमने कचरे को निपटाने के भी कोई टेक्निक इस्तेमाल करें। चाहे वो हो सकता है अभी की स्थिति में वो बहुत ज़्यादा महंगी हो, पर हम जिस जगह पर हैं, यानी कि भीलवाड़ा में हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेस हाउस हैं, तो उन प्रोसेस हाउस में जितना भी भारी पानी निकलता है और जितना भी काला वो जितना भी औद्योगिक अपशिष्ट जिसको बोलते हैं वो निकलता है, तो उसके निपटाने के लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं जिसको ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, तो नॉर्मली जो भी फैक्ट्री वाले हैं उनके लिए टेक्निक वो महंगी है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए वो नहीं लगाते हैं और सारा कचरा भीलवाड़ा की जो नदी है, कोठारी नदी, उसमें प्रवाहित कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा की कोठारी नदी की जो स्थिति है उसमें पानी पीना तो दूर, नहाने के काबिल भी नहीं बचा है। तो पहले हमारे पिताजी के समय बताते थे कि हम वहाँ पानी नहाते भी थे और पीते भी थे और बहुत साफ़ पानी की नदी बहती थी। तो आज हम केवल नदी के रूप में खड्डा देख पा रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, तो जिस गति से बदरी दोहन और पानी का वेस्टेज और जो सब हो रहा है, तो वो हो सकता है वो खड्डा भी ना दिख पाए, तो उनको नदी केवल एटलस में दिखेगी। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें सबसे पहला संवेदनशीलता, उसके बाद समस्या की पहचान के बाद उसका समाधान का ज्ञान, कि उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, और सॉल्यूशन व्यक्तिगत स्तर पे और व्यवस्था के स्तर पे, इस तरह से क्रमिक रूप में हम जितना भी प्रयास करेंगे वो हमारे खुद के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी धरती के लिए वो प्रयास अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करूँगा कि आप जो समाचार पत्रों में आने वाली अच्छी खबरें हैं, यानी कई सारी ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें कॉलम 2 ही मिलते हैं या छोटे कॉलम में खबर आती है, पर वो खबर बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी कल के न्यूज़पेपर में ही चुंबकीय क्षेत्र की खबर थी कि नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि दक्षिणी अटलांटिक के तट पर, दक्षिणी अमेरिका के निकट जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो कमज़ोर पड़ रहा है, और इसका कारण जलवायु परिवर्तन है। और अगर वो निकट भविष्य में और कमज़ोर पड़ता है तो ध्रुवों का खिसकना और पृथ्वी पर जितने भी सैटेलाइट हैं उनका संचालन, और संचार क्षेत्र में जितने भी हमने इंटरनेट केबल बिछा रखी हैं या जो भी हम कम्युनिकेशन इधर से उधर कर रहे हैं, वो सारा कुछ गड़बड़ा सकता है। तो इसका मतलब है ये चिंताजनक बात तो है। और औसत वैश्विक तापमान में भी जो वृद्धि हो रही है, जंगलों में जो आग लग रही है, इसका मतलब हम पृथ्वी पर जितने भी पृथ्वी के मौलिक तत्व हैं, है ना, यहाँ के जल, जंगल, पहाड़, झरने, नदी, सबको जिस गति से नष्ट कर रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है कि हमारा मानव और पृथ्वी का जो संबंध हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम भौतिक भूगोल के नज़रिए से पढ़ें, चाहे हम मानव भूगोल के नज़रिए से पढ़ें, तो ये जो बिंदु है ये मुख्यतया बीए प्रथम वर्ष में भी है और द्वितीय वर्ष में भी है, कि हम किस तरह से अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग मानव विवेकपूर्ण कर पाता है या नहीं। तो शोषण और पोषण में जो अंतर है ना, हम किस तरह से दोहन करते करते शोषण की सीमा तक पहुंच गए हैं, तो ये हमें कुछ ध्यान देने वाली बात है।
और फिर ऊर्जा संसाधन भी अपने आप में एक बड़ा बिंदु है। तो हम इस पे भी एक अलग से क्लास करेंगे कि किस तरह से हम जितनी भी ऊर्जा का उपयोग इस धरती पर कर रहे हैं, तो कौन कौन सी ऊर्जा सस्टेनेबल है और कौन कौन सी ऊर्जा पृथ्वी के लिए और हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम उसका शॉर्टकट वे में काम तो ले रहे हैं, पर उससे कैसे लंबे समय तक खतरे आ सकते हैं, ऐसा हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और अपना ध्यान रखिएगा और पृथ्वी का भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।